हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेसन में हम लोग ऑक्सीजन साइकिल कवर किए थे। आज हम लोग ऑक्सीजन के बाद ओजोन के बारे में जानेंगे। ओजोन ऑक्सीजन का ही कंपाउंड है और ये ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर ओजोन फॉर्म करते हैं, विच इज़ हाईली पॉइजनस टू लिविंग सिस्टम। जबकि ऑक्सीजन हमें सांस देता है, ये ऑक्सीजन का ही कंपाउंड है, फिर भी ये जो है हाईली पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस टू लिविंग सिस्टम। इट इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर पार्ट ऑफ द एटमोस्फीयर, यानी कि एटमोस्फीयर में जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पार्ट्स होते हैं, लेयर बाय लेयर्स होते हैं, उसमें से स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है वहाँ पे जो है हमें ओजोन देखने को मिलता है। ओजोन इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन द एटमोस्फीयर बट एट ए हाइट of 16 किलोमीटर to 25 किलोमीटर from earth, concentration of ozone is maximum in stratosphere। तो ओजोन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही लेस क्वांटिटी में पाया जाता है, लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में अगर आप 16 किलोमीटर से 25 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो जो है क्या एक कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पे ओजोन का मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलता है, कितने ऊपर? 16 से 25 किलोमीटर के ऊपर। ठीक है, जबकि एटमॉस्फेयर में इसका क्वांटिटी जो है वेरी लेस माना गया है। और थर्ड पॉइंट क्या है? एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज 3 mm, बट एट पोल्स थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज 4 mm। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जिस तरह से हमारा स्टैंडर्ड लिविंग टेम्परेचर है, तो उसी टेम्परेचर में अगर हम लोग उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो है हम लोग अगर देखेंगे तो जो ओजोन का थिकनेस लेयर है, जो लेयर अवेलेबल है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, उसका जो थिकनेस है अगर देखेंगे तो हम लोग 3 mm है। लेकिन हम लोग पोल्स के तरफ अगर मूव करेंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल के तरफ मूव करेंगे, तो वहाँ पे जो है ओजोन का लेयर जो है 4 mm पाया गया है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? द पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर विच इज रिच इन ओजोन इज कॉल्ड ओजोन लेयर और ओजोनोस्फीयर। ठीक है, तो जो ओजोन जिस पार्ट में हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर बोलते हैं या फिर ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओजोनोस्फेयर या फिर ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में ही एक पार्ट में मिलता है, जिसमें हमारा जो ओजोन का थिकनेस है, ओजोन लेयर का थिकनेस है, वो कितना है? 3 mm है इन स्टैंडर्ड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओजोन लेयर इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज इट ब्लॉक्स हार्मफुल यूवी रेस ऑफ सन फ्रॉम रीचिंग अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ओजोन लेयर जबकि पॉइजनस है, हम लोग अभी हम लोग देखे हैं कि ओजोन जो है पॉइजनस है, फिर भी जो है ये हमारे सर्वाइवल के लिए, यानी कि हमारे जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। वो कैसे हो सकता है जबकि ये इतना पॉइजनस है? क्योंकि ये जो लेयर है भले ही बहुत पतला है, लेकिन जो सन से आ रहा है हमारा हार्मफुल यूवी रेस, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, उसको ये धरती पे आने से जो है रोक देता है। तो ये ओजोन लेयर जो है सन से आने वाले हार्मफुल यूवी रेस को जो है रोक देता है, इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द ओजोन लेयर वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स फैब्री एंड हेनरी बुजिन, फ्रेंच फिजिसिस्ट जो थे हमारे, चार्ल्स फैब्री एंड हेनरी बुजिन, इन 1913 ये लोग जो है डिस्कवर किए थे हमारे ओजोन लेयर को। ठीक है, फिर क्या है? ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हार्मफुल यूवीबी रेडिएशंस पेनिट्रेट टू अर्थ विच कॉजेस स्किन कैंसर, मेलानोमा, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट एटसेट्रा एंड ऑल्सो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग म्यूटेजेंस। ठीक है, तो ये जो ओजोन लेयर में धीरे धीरे डिप्लीशन हो रहा है, होल्स हो रहा है, छेद जो उसमें बन रहा है, जिसके कारण जो है सन से आने वाले यूवी रेडिएशन वाले जो रेज हैं ये डायरेक्टली पेनिट्रेट करते हैं अर्थ के तरफ, अर्थ के ऊपर पेनिट्रेट करते हैं, जिसके वजह से जो है अर्थ के ऊपर रहने वाले लोगों में जो है स्किन कैंसर देखने को मिलता है। स्किन कैंसर, अदर नेम उसका मेलानोमा भी है, स्नो ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, कैटरैक्ट जैसे साइड इफेक्ट देखने को भी मिलता है, और ये जो है एक स्ट्रॉन्ग म्यूटेजेंस की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये सारे डिजीजेस जो है हमें ओजोन लेयर डिप्लीशन के वजह से, सन रेस आने की वजह से, हार्मफुल सन रेस की वजह से देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थिकनेस of ozone layer is measured in Dobson unit. 1 Dobson unit is equal to 1 ppb.
The unit is named after G.M. Dobson, one of the first scientists to investigate atmospheric ozone. ठीक है, तो ये जो थिकनेस, ओजन का जो थिकनेस है, ये जनरली डॉब्सन यूनिट में मेजर किया जाता है. ये ओजन मेजरमेंट का, ओजन का जो लेयर है उसका मेजरमेंट का एक यूनिट है, और 1 डॉब्सन यूनिट इज इक्वल टू 1 ppb. ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा. ये किसके नाम से बैठा है? G.M. डॉब्सन के नाम से बैठा है ये जो यूनिट है, क्योंकि इनके द्वारा ही फर्स्ट इन्वेस्टिगेट किया गया था, इसीलिए इनके नाम से जो है ये मेज़र किया जाता है. फिर जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. तो ओजोन के बारे में हम लोग देख लिए. तो ओजोन जो है ईयर बाय ईयर उसमें कितना डिप्लीशन आया है थिकनेस में, थोड़ा सा देख लेते हैं, यूनिट वाइज देखेंगे. तो जो 1979 जो ईयर है उसमें क्या था, थिकनेस ऑफ ओजोन था 225 डॉब्सन यूनिट था, जबकि 1985 में ये घट के आ गया 136 डॉब्सन यूनिट पर. लेकिन 1994 आते आते 1994 ईयर आते आते इसका जो है थिकनेस 94 डॉब्सन यूनिट तक आ गया. ठीक है, तो ओजोन होल जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ओजोन होल जनरली स्प्रिंग सीजन, सितंबर टू अर्ली दिसंबर, इस सीजन में जो है ज़्यादा हमें ओजोन में होल देखने को मिलता है. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ओजोन डिप्लीशन के बारे में जानेंगे. तो ओजोन डिप्लीशन क्यों होता है? ओजोन डिप्लीशन, द रिडक्शन इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर. तो ओजोन में ज़्यादातर डिप्लीशन इसीलिए होता है, ओजोन का कंसंट्रेशन अगर कम होता है लेयर में तो पतला होने लगता है, ये जो ओजोन का लेयर है पतला होने लगता है, तो जिसमें फिर छेद बनना बहुत ही ईजी हो जाता है. ठीक है, फिर क्या होता है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू एन इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरीन्स, मिथाइल एक्सेट्रा इन द एटमोसफियर. तो ये जो है, जो ओजोन का जो कंसंट्रेशन है धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड उसको डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो ये ओजोन डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस क्या क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरीन, मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जो है एटमॉस्फेयर में अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो ओजोन में जो है डिप्लीशन देखने को मिलता है. ठीक है, तो क्लोरीन इज मेनली रिलीज्ड फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शॉर्ट फॉर्म जो है CFCs होता है. ये कहाँ पे यूज होता है? रेफ्रिजरेंट में यूज होता है. हम जो फ्रीजर्स यूज करते हैं उसमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज होता है. तो क्लोरीन जनरली एक मेन रीज़न हो सकता है हमारे मतलब ओजोन डिप्लीशन का. फिर जो है द CFC ट्रैवल फ्रॉम ट्रोपोस्फियर टू स्ट्रेटोस्फियर. CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ठीक है, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर तक जाता है, वेयर दे रिलीज क्लोरीन एटम्स बाय द एक्शन ऑफ UV रेज. ठीक है, तो जनरली हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी हम एटमोसफियर में छोड़ते हैं, या फिर एटमोसफियर में जो भी कंजप्शन लेते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो ज़्यादातर ट्रोपोस्फियर से ही हम लोग इंट्रैक्शन में रहते हैं, ट्रोपोस्फियर में ही. लेकिन इस तरह से जो भी हम लोग रेडिएट भी करते हैं या फिर रिलीज करते हैं तो वो जनरली जाता है ट्रोपोस्फियर तक ही. उसके बाद जो है ये स्ट्रेटोस्फियर तक धीरे धीरे करके ऊपर होते हुए जाता है. ठीक है, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है जनरली जो फ्रीजर का यूज होने से रिलीज होता है, यानी कि जो हम लोग जो फ्रीजर यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट्स यूज करते हैं, डिओड्रेंट्स यूज करते हैं, उससे जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होता है ये डायरेक्टली जाता है ट्रोपोस्फियर में. फिर वहाँ से जो है ये धीरे धीरे करके ऊपर उठ के जाता है स्ट्रेटोस्फियर तक. ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, फिर जब ये जो है सन से आने वाले UV रेस के कांटेक्ट में आता है, उससे जो है एक्शन में आता है, तो फिर ये क्या करता है ना, क्लोरीन जो इसके अंदर होता है ये रिलीज कर देता है, ये CFC जो है क्लोरीन रिलीज कर देता है. ठीक है, फिर क्या होता है, द रिलीज ऑफ क्लोरीन एटम्स cause the conversion of ozone into molecular oxygen. One atom of chlorine can destroy around 10,000 molecules of ozone and causes ozone depletion. ठीक है, तो ये जो क्लोरीन में विघटन हो जाता है किसके वजह से? UV रेस की वजह से.
तो ये क्लोरीन क्या करता है, ओजोन का जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। वो जो ओजोन यानी कि O3 हो गया, तो ये जो ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन है उसको ये डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने के बाद ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्लोरीन का एटम जो है सक्षम होता है 10,000 ओजोन मॉलिक्यूल को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ओजोन आजकल डिप्लीट होने लगे हैं और मॉलिक्यूल्स जो है उसका विघटन होके फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने लगे हैं। ऑक्सीजन का जो क्लोरीन के साथ मिलके जो फिर ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में जो है कन्वर्ट होने लगते हैं और फिर उस तरह से जो है ओजोन डिप्लीशन होने लगता है। तो फिर अब हम लोग थोड़ा सा आगे, अभी यहाँ पे ओजोन का ही जो डिटेल्स था यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन आगे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज में से फिर हमारा रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है, इनएग्जॉस्टेबल क्या है, एग्जॉस्टेबल क्या है, उसको यूज़ करके हम लोग कैसे, मतलब जो इनएग्जॉस्टेबल है उसको यूज़ करने में तो कोई हार्म है ही नहीं क्योंकि ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन जो एग्जॉस्टेबल है उसको अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो कितना कुछ हम लोग रीयूज़ उसको कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। ये सब के बारे में जो है आगे वाले लेसन्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ओजोन का एक छोटा सा चैप्टर था तो थोड़ा सा डिस्कस कर लिए हम लोग, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो याद करना मतलब सही रहेगा। और काफ़ी सारे पॉइंट जो भी इसमें पाए गए हैं, जैसे कि जो साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किए थे, जिसने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया था, ये स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, कितना mm इसका थिकनेस रहता है, किसके वजह से ये हार्म होता है, या फिर ये ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन वगैरह है, जो भी है इसके बारे में डिटेल्स जो है हमें याद रखनी होगी। यहाँ पे ओजोन का जो है चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग रिसोर्सेज के बारे में फिर से थोड़ा सा जानेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता दीजिए। कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है तो फिर आप पूछ सकते हैं, और कुछ इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, और कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी आप चाहते हैं कि ऐसे होने से बहुत बेहतर बन सकता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।